सो स्टार्ट करते हैं एएमटी लेक्चर नंबर 2 से। ओके, एएमटी का लेक्चर 2। और हमने इसके पहले कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ा। बारी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने की। इसके पैरामीटर्स हमारे आर, थीटा एंड फाई होते हैं। और जैसा फाई वहाँ पे होता था आर फाई रो फाई और जेड, तो ये फाई सेम है दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट जैसा कि हमने फार्मूलेज बनाए हैं और रिलेशन बनाए हैं, तो उस हिसाब से इसको हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं। आर थीटा फाई, फाई लास्ट में आता है। और ये लगभग एक ही बात है, आप इसको पहले लिख दो फाई को या बाद में लिख दो, वो बात एक ही है। बट फार्मूलेज के हिसाब से, रिलेशंस के हिसाब से हम आर थीटा फाई ही लिखते हैं। ओके, और एक कोऑर्डिनेट जो है ये फाई फाई, ये हमारा सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में मैच करता है। बाकी देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पे नई आई है। तो यहाँ पे नया ये है, ये हमने क्या लिया है कि एक स्फेरिकल का छोटा सा पार्ट लिया है। अब इसी को अगर हम यूँ गोल करके और पूरा बना देंगे 3 डायमेंशन में, और फिर वापस लाके इसी जगह जोड़ देंगे, तो ये हमारा स्फेरिकल बन जाएगा। तो ये एक स्फेरिकल का पार्ट हमने लिया है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसको कंप्लीट करते हैं। जो वहाँ पे रो हुआ करता था, यहाँ पे रो नहीं है। जैसे ये तो रो है ही, बट ये इसका रो नहीं है, ये सिलेंड्रिकल का है। स्फेरिकल सिस्टम का ये होता है पॉइंट, ये हमने पॉइंट लिया है पी, तो इसको हम बोलते हैं आर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, आर, जो मैंने हाईलाइट करी है। सिमिलरली फाई यहाँ पे फिर एज इट इज़ जैसा सिलेंड्रिकल में था वैसा ही यहाँ पे फाई। यहाँ पे नई चीज़ आई है, ये है थीटा। ये जो एंगल है, इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, इस आर को फिर से बनाना पड़ेगा। ये फाई जो है, मतलब ये ऐसे यूं आके ये ऐसे एंगल बता रहा है। मतलब ये जो लाइन है, ये कितनी ज़्यादा स्लेंटेड है। अगर यही लाइन ऐसे खड़ी हो जाती तो ये एंगल इस जेड एक्सिस से इतना होता। तो ये जो एंगल है, ये हमारा थीटा है। ये एंगल हमें थीटा के बारे में बता रहा है, ये एंगल थीटा है। तो ये 3 चीज़ निकली, आर, थीटा और फाई। अब इसको देख के अगर किसी ने पीछे का लेक्चर अच्छे से देखा, तो वो तुरंत ही इनको स्पेसिफाई बता सकता है कि कहाँ से क्या है। फाई सेम वही कि एक्स एक्सिस से शुरू होके एक्स वाई प्लेन में जितना हमारा एंगल मूव करता है, वो हमारा फाई होता है। और फाई क्या है, फाई असल में जो हमारा आर है, आर का जो शेडो है, ये क्या कह सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, ये 3 एक्सिस है मान लो, यहाँ से एक हवा में 3 डायमेंशन में ऊपर को पॉइंट गया, और इसी का शेडो ये नीचे आ रहा है। ये शेडो जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स है, ये वाई है। अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ बताऊँ आपको कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये ज़मीन पे है प्लेन, मान लो ये ज़मीन पे, ये हवा में है, ये 3 डायमेंशन में। इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा सीखते हैं। ये 3 डायमेंशन में हमारा पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस आर है। इसी की शेडो जो है वो हमारा रो डिस्टेंस है। ओके, और ये जो उसकी शेडो जो रो है, उसका जो एंगल बताता है एक्स एक्सिस से लेके एक्स वाई प्लेन में, वो हमारा फाई होता है। और जो आर का इटसेल्फ का एंगल बताता है जेड एक्सिस से लेके और हमारा 3 डायमेंशन में, ये कहीं किसी प्लेन में नहीं है थीटा, तो वो हमारा थीटा हो गया। और आर तो ये डिस्टेंस है ही। ओके, तो आर हमारा ओरिजिन से शुरू हो रहा है और हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ बनी, ये तीनों चीज़ मैंने तीनों पैरामीटर को और अच्छे से बताया। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, देखो फाई ये बढ़ रहा है, फाई इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो बढ़ता हुआ है फाई। ओके, थीटा, थीटा क्योंकि इस तरीके से बोलेंगे कि जेड एक्सिस से यूं होके और ये नीचे, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये थीटा बढ़ रहा है। और आर हमारा, आर तो फिर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ओके, ओरिजिन से, और आर हमारा ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आर है। तो आर थीटा फाई क्लियर हुए तीनों पैरामीटर। ओके, अब इस थोड़ा सा मैं इसको मिटा के फिर इसमें ही डिटेल में बताता हूँ। मैं इनके यूनिट वेक्टर्स बताता हूँ। तो जो आर जिस डायरेक्शन में जा रहा था, उसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो हमारा ए आर वेक्टर या ए आर कैप लिखेंगे, कैप है। ओके, सिमिलरली हम थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा हमारा कैसा है, थीटा हमारा इससे ये एंगल ऐसे बता रहा है, ये एंगल, तो इसी की डायरेक्शन में ये हम ए कैप थीटा लिख देंगे। और फाई कैसा है, फाई क्योंकि ये डिनोट कर रहा है फाई को इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन में जो होगा, तो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में जो पॉइंट है, ये हमारा ए कैप फाई बता रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर्स तीनों के निकाले गए। अगर मैं बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हटा दूँ, तो यहाँ पे अब जो दिख रहा है वो केवल ए आर कैप, ए फाई कैप और ए थीटा कैप आपको दिख रहा होगा। सेम मेथड जो हम यूज़ करते थे पहले दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ए पी वेक्टर हमने लिया, तो ए यू और ए कैप यू, मतलब वही जो यू वी डब्ल्यू हमने जनरल पैरामीटर्स लिखे। अभी ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारा इक्वेशन नहीं है। ए यू, ए कैप यू, ए वी कैप और प्लस ए डब्ल्यू कैप। अब इसमें अगर हम यू वी डब्ल्यू को आर थीटा फाई से रिप्लेस कर देंगे, देखो आर ए आर कैप, फिर थीटा ए थीटा कैप और फाई ए फाई कैप,
तो ये हमारा इक्वेशन किसकी आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की सिस्टम की। यहाँ पे समझते हैं और आगे चलते हैं इसी में लेक्चर में। तो क्या चीज़ क्या है, तो आर जो है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। देखो ये बात को मैं पहले भी बोल रहा था, ओरिजिन से मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, देखो मैं बिना देखे जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। आपका ये आर है, इस डायरेक्शन में आर मूव कर रहा है, ये जो एंगल होगा जेड एक्सिस से ये थीटा होगा, इसको विजुलाइज करने की थोड़ा सा। और ये जो प्लेन है, ये जो ज़मीन है, इस जगह ज़मीन में अगर इसका हम इस आर का शेडो बनाएं जो कि रो से बताता है, ओके देखो ये इसका शेडो है, तो ये एंगल हमारा फाई है। तो आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू इन्फिनिटी, ये हमारी मतलब ओरिजिन से टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो रेंज ऑफ आर क्या हुई, जीरो को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक। देखो आर हमारा जीरो से ही शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। आर है क्या वैसे, आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, आर है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अगर स्फीयर को कैसे समझ सकते हैं, ये स्फीयर के अंदर का पॉइंट है, ये उसकी रेडियस है, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। 3 डायमेंशन में बहुत सारे पॉइंट होंगे और ये सारी जो रेडियस है वो हमारा स्फीयर को बता रही हैं कि स्फीयर की बाउंड्री मतलब रेडियस इसकी बाउंड्री को टच करता है। तो ये यहाँ तो ऐसे दिख रहा है 2 डायमेंशन में, बट ये 3D है, तो ये स्फीयर की रेडियस है। उसके बाद थीटा क्या है, एंगल मेजर्ड बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तो ये जो आर है ये किसी पॉइंट के रिगार्डिंग में बता रहा था ना, यहाँ पॉइंट पी है, तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो इस पोजीशन वेक्टर ये कितने एंगल पे है जेड एक्सिस से, ये हमें बताता है थीटा। तो थीटा की क्या वैल्यू है वो यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो सेमी सर्कल है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा गया है, इसको पिछले वाले उससे समझते हैं। ये जो बनाया हुआ है, ये जो आर्क ये वाला बना है, ये वाला आर्क, तो ये इन्होंने ये बोला है कि जब हम स्फेयर को बनाते हैं तो स्फेयर के लिए हम एक सेमी सर्कल को लेते हैं और उसको घुमा देते हैं। देखो इसको हम रोटेट कर दे रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये एक सेमी सर्कल है। और इसको इधर भी कह सकते हैं, ये भी सेमी सर्कल है। तो एक सेमी सर्कल को हम 360 डिग्री घुमाएंगे तो वो स्फीयर को बना देता है, ना कि एक सर्कल को। यहाँ पे यही मेन चीज़ है कि जैसे एक सेमी सर्कल लिया, ओके, इस तरह का आप पेपर का एक सेमी सर्कल लो और उसको ऐसे पूरा घुमा दो, इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, और उसको कंटिन्यूसली मूव करते रहो, तो क्या होगा, वो अपने अराउंड पूरा एक स्फेरिकल टाइप का सर्कल आपको बनाता हुआ दिखा देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि हम सेमी सर्कल को यूज़ करते हैं, और सेमी सर्कल को यूज़ करते हैं इस वजह से जो थीटा हमारा एंगल है उसको समझते हैं कि वो 0 से 2 पाई ना होके 0 से पाई होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, कि 0 से 2 पाई नहीं होगा, 0 से पाई होगा। क्यों, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल यहाँ से जेड से शुरू हो रहा है और फिर ये जेड पे ही आके रुकेगा, क्योंकि हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। जैसे ये 3 एक्सिस हो गई, तो हमारा थीटा यहाँ से निकलना शुरू हुआ, ये है, फिर रेडियस इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ये मिडिल इसके नीचे बिल्कुल जाएगी। तो ये मान लो ये रेडियस है बिल्कुल, ये माइनस जेड एक्सिस में, तो ये हमारा यहाँ तक जाएगा थीटा। और ये थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाई हो सकता है। क्योंकि अब देखो इस केस में हमने क्या किया, ये सेमी सर्कल को यूज़ किया है, ये सेमी सर्कल को यूज़ किया है। इसकी एक रेडियस हमारी आर जेड एक्सिस है, एक माइनस जेड एक्सिस है, और इसी को हम ऐसे घुमा देंगे, इसी को हम इसी सेमी सर्कल को घुमा देंगे स्पीड में, तो वो घूमते 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 ऐसा प्रतीत होगा, हिंदी में बोले तो, कि एक हमारा स्फेयर दिख रहा है। तो इस वजह से थीटा की जो लिमिट है बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वो 0 से पाई होती है, ना कि 0 से 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब बाकी हम जो देख रहे हैं कि ये हमारा नीचे का जो प्लेन है, तो फाई तो हमारा पूरा यहाँ से शुरू होकर और वापस हमारा यहीं तक आ सकता है, तो फाई की कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई की हमारा लिमिट 0 से 2 पाई जो पीछे भी थी, तो फाई सेम है, जैसा कि हम बात करें सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में, फाई हमारा सेम है, उसकी लिमिट सारी चीज़ें। और फाई असल में फाई का रिलेशन आर से वैसे भी नहीं दिख रहा, उसका रिलेशन रो से ही है। और रो क्या दिख रहा है कि आर की रिफ्लेक्शन बोले या शैडो है, रिफ्लेक्शन ही शैडो है। ये तीनों हमने पैरामीटर पे बात करी। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं पैरामीटर्स के बीच में। तो पहले कार्टिशियन और सिलेंड्रिकल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या था, x इजकल टू रो कॉस फाई, फिर y इजकल टू रो साइन फाई, और z इजकल टू z। ये चीज़ थी। थोड़ा सा अगर रिवीजन देखें तो ये हमारा x है, ये y है, ये z है, और ये हमारा फाई है, रो है सॉरी, ये हमारा एंगल फाई है। तो अगर ये एंगल फाई है, ये रो है, तो ये रो इस डायरेक्शन में क्या होगा, रो कॉस फाई, और यही रो इस डायरेक्शन में क्या होगा, रो साइन फाई। तो ये रिवीजन के तौर पे। तो इतना तो बहुत आसान था, मतलब कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल को मैप करना तो आसान था। अब यहीं से हमने क्या किया, एक्स और वाई को उठा के दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी ऐड हुआ, तो वो हो गया 1।
तो यहाँ किससे क्या निकला कि रो स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रो का जो स्क्वायर है उसको हमने रूट बना दिया, तो रो इजकल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही फाई हमारा इसको इससे डिवाइड कर दो, रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई, तो रो कट जाएगा, साइन अपॉन ये टेन बन जाएगा, और फाई क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये रिलेशन तो आसान है याद रखना, याद होने भी चाहिए। तो ये कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल की बात आई। अब बात हम किसकी करेंगे, कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, ये पॉइंट पी पे हमें बता रहा है। अब यही पॉइंट पी मान लो कि 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स इसके एक्स वाई जेड भी हैं, और इसको हम एज रो फाई जेड के मदद से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसी को हम आर थीटा फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। एक पॉइंट है, ये पॉइंट तो तीनों कोऑर्डिनेट में हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट के क्या पैरामीटर है, केवल एक्स वाई जेड में नहीं। तो मान लो एक पॉइंट है, ये वेक्टर आर है, इसको मैंने हाईलाइट करके ड्रॉ कर दिया। एट द सेम टाइम ये हमारा एंगल थीटा बता रहा है, ये एंगल थीटा हो गया। उसके बाद इसी आर वेक्टर का जो कि 3 डायमेंशन में था, हमने केवल एक्स और वाई प्लेन में ज़मीनी उस पर हमने इसको ड्रॉ किया। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये आर का ऐसे करके रिफ्लेक्शन है, ये आर का रिफ्लेक्शन है ज़मीन पे। तो इस रिफ्लेक्शन का जो हमारा एक्स एक्सिस से एंगल होगा वो हमारा एंगल क्या है, फाई। ओके, इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो हमारा एंगल है फाई। और इसी रिफ्लेक्शन को और इसको हमने अगर, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं शैडो, इसको अगर हम जोड़ दें, ये डॉटेड लाइन से मैं जोड़ रहा हूँ इसको, तो ये हमारा जो हाइट इधर है z, और वही हाइट हमारा इधर है z। तो इसको मैंने इस तरीके से बना दिया, ये इसको जोड़ दिया और इसको फिर इस पॉइंट से भी जोड़ दिया, z की जो इस हाइट पे ये गया है उस हाइट तक इससे जोड़ दिया। तो ये डॉटेड हो गए, और ये हमारी दो आर और रो पक्की लाइनें हो गई। अब हम इसके कंपोनेंट लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से साफ साफ आया है कि ये क्या है, रो कॉस फाई, एक्स क्या है, रो कॉस फाई। इसी तरीके से रो साइन फाई जो हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये लिखना तो आसान है। अब देखो ये आर है, ये आर है, अब ये किस प्लेन में है ये देखना ज़रूरी है, ये किस प्लेन में है। ये मतलब रो और हमारा z को अगर हम यूज़ करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रो z प्लेन। ऐसा टेक्निकली कुछ होता नहीं है, पर बोल सकते हैं, ये अपने आप में गलत नहीं होगा। ये देखो ये रो है, इसकी नीचे की डायमेंशन और इसकी हाइट z है। तो देखो ये किस तरीके का है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके बताऊँ फिर मैं हटा दूँ। ये जो एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल क्या है, ये एक तरीके का अपने आप में एक प्लेन है। ये रेक्टेंगल अपने आप में एक प्लेन है। ये कैसा प्लेन है, ये रो जेड प्लेन है। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये रो जेड, क्योंकि इसकी एक डायमेंशन रो है और एक डायमेंशन इसकी हाइट जेड है। तो जो हाइट उधर है वही हाइट इसकी इधर है, और जो रो ऊपर है वही रो ऊपर नीचे है, वही रो ऊपर है। तो ये चीज़ आई। तो ये क्या है, जब ये थीटा है, ये आर है, तो ये आर को हम इसी वेक्टर को ब्रेक करेंगे, तो ये तो लाइन हो जाएगी जहाँ से एंगल टच कर रहा है वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। और जो इसका अपोजिट है, या तो बोले ये नीचे वाला रो है, रो वाले उसमें अगर इसका कंपोनेंट लिखना चाहें या इसमें इसका कंपोनेंट लिखना चाहिए, तो इसका कंपोनेंट इधर हो गया। तो यहाँ एंगल टच नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, आर साइन थीटा। आर का कंपोनेंट हमने रो के अराउंड लिखा। इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला रो जेड प्लेन। देखो ये रो है और ये जेड है और ये हमारा आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस आर का थीटा के साइड में कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या निकला, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और रो के में क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बस यहीं पे 4 कंपोनेंट निकले और यहीं पे पूरा हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सॉल्व हो गया। और इसमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा डायग्राम में आपको। अब हम लिखना शुरू करते हैं। x क्या निकला, रो कॉस फाई, ये पहले निकल चुका है। y इज रो साइन फाई, और z इज z। अगर हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं और रो फाई और जेड की बात कर रहे हैं, तब यही सेम अगर इसी x को हम लिखना चाहें आर थीटा फाई में, मतलब एक्स वाई जेड को यूज़ करके और आर थीटा और फाई को यूज़ करके, तो देखो x क्या है, रो कॉस फाई। तो रो क्या है, रो हमें पहले से पता है, रो हमारा यहाँ से निकला है, रो इज आर साइन फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रो आर साइन फाई है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखो रो की जगह हम क्या लिख रहे हैं, आर साइन फाई। तो आर साइन थीटा, फाई नहीं थीटा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई पहले से था, तो ये हमारा टोटल निकल के आ गया कि x इजकल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पहला निकला। दूसरी चीज़, अब इसी में y इजकल टू रो साइन थीटा है, फिर से रो को लिख दो, तो रो साइन फाई है, सॉरी, तो रो हमारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई
मतलब आर साइन थीटा वो रो की जगह आ गया, तो इसको हाईलाइट कर दो, तो ये वाई निकल के आ गया, इसको लिखेंगे तो वाई के इक्वल है ये। तीसरी चीज़ जेड क्या है, देखो जेड की इक्वेशन भी सॉल्व करी थी अभी। जेड कहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था। जेड इज आर कॉस थीटा, ये देखो आर कॉस थीटा जेड, जेड में आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो जेड हमारा आर कॉस थीटा। तो ये रिलेशन इधर है एक्स वाई जेड रो फाई जेड का, और ये रिलेशन है एक्स वाई जेड और आर थीटा रो का, और इनके बीच में तो रिलेशन निकला ही निकला है। अगर हम बात करें एट द सेम टाइम कि रो फाई जेड और आर थीटा रो के बीच में आप रिलेशन बताओ, तो ये भी निकल आएगा। देखो फाई और फाई का कोई रिलेशन नहीं है, वो सेम है। अब बचे रो और आर, देखो रो का रिलेशन पहले ही निकल गया, रो इज आर साइन थीटा, तो ये एक रिलेशन हो गया। और जेड और थीटा का, जेड का भी निकल गया है, जेड इज आर कॉस थीटा। तो ये रिलेशन देखो तीन तरीके के रिलेशन मैंने बताए, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। एक्स वाई जेड रो फाई जेड का रिलेशन, ठीक है, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई का रिलेशन, और हमारा रो फाई जेड और आर थीटा फाई का रिलेशन। तो तीनों जो पेयर बने कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो दो करके, तो वो तीनों पेयर के सारे रिलेशन यहाँ लिखे हुए हैं। अब इनको मैं हटा देता हूँ, केवल रिलेशन को लिखा रहने देता हूँ। तो ये बचे हमारे रिलेशन, तो ये एक तरीके का रिलेशन है, ये रिलेशन है, और बाकी ये जेड और रो का इधर रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये पूरा कार्टेशियन और स्फेरिकल और हमारा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बीच में सारे रिलेशन निकल के आए। अब इसी चीज़ को और फर्दर सॉल्व किया इन्होंने, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको ऐड किया, प्लस जेड स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो जो भी इनकी वैल्यूज़ हैं, तो ये जो भी इनकी वैल्यूज़ थी इनको ऐड किया। देखो एक्स और वाई में क्या है हमारा, आर साइन थीटा एक साथ है, तो इसको बाहर लिखा, और कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई को ऐड करके वो बन गया 1। तो ये क्या बचा, केवल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में है। प्लस प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, जेड स्क्वायर की। तो जब ये तो बन गया 1, कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव बन गया 1, तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। फिर से आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये भी 1 बन गया। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया कि आर इज रूट ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन निकल के आ गया आर का और हमारा एक्स वाई जेड का। तो अभी जो ये रिलेशन लिखे हैं ये x इजक्वल टू है, y इजक्वल टू है, z इजक्वल टू है, ये रिलेशन केवल x के मतलब एक्स वाई जेड को निकालने के रिलेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से। अब हम उल्टा देखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को निकालने के रिलेशन मतलब r इजकल टू क्या होगा, थीटा इजकल टू क्या होगा, फाई इजकल टू क्या होगा, उनको देखेंगे। तो उसमें नंबर 1 हमारा है r इजकल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशन निकला। ऑल्सो अगर इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को उठा के जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो अंदर है ये तो हमारा 1 बन जा रहा है। और फिर ये आर से आर कटेगा और साइन स्क्वायर ये टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट ऑफ, ये पूरा रूट ऊपर से नीचे तक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन निकल के आया थीटा निकालने का। ओके, पहला आर निकालने का रिलेशन था, दूसरा थीटा निकालने का रिलेशन है। अब हमारा फाई का निकालना पड़ेगा हमें। फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई से एक्स को डिवाइड कर देंगे। वाई क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो ये तो कट जाएंगे, साइन फाई अपन कॉस फाई बचा जो बन गया टेन फाई। सो फाई हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया। अच्छा यही सेम हमारा फाई इजकल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स किसके लिए होता था, जब हम फाई लिख रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, और ये फाई है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का। ओके ऐसा क्यों है, क्योंकि फाई फाई हमारा सिलेंड्रिकल हो, फाई सिलेंड्रिकल हो, वो किसके इक्वल है, फाई स्फेरिकल के इक्वल है। वो हमने डायग्राम में भी देखा है, डायग्राम में कहीं भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ये जो फाई है इसके बीच में और जो उसका फाई था सिलेंड्रिकल का उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा आपको। नेक्स्ट आते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बीच में लिखते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने यही डायग्राम एज इट इज बनाया था कि मान लो ये इन्होंने, मैंने z ऊपर बनाई थी, इन्होंने z इधर बना दी। ये z एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ये रो है, और ये इसी रो को हमने यहाँ पे भी लिख दिया। ये हमारा r वेक्टर है, इसी r वेक्टर में इनको ने रो को इधर भी लिख दिया है। तो ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा टच किससे कर रहा है, z एक्सिस से, तो इस वजह से z क्या हो गया, r cos थीटा हो गया।
ठीक है, एकदम ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं। और फाई हमारा साफ दिख रहा है कि फाई हमारा क्या हो गया, ये वाली जो बची, ये जो फाई है, क्योंकि थीटा इससे टच नहीं कर रहा तो इसके अलॉन्ग साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो हमारा फाई हो गया इक्वल टू आर साइन थीटा। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखो फाई इज आर साइन थीटा, और सॉरी रो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बट आप समझ रहे होंगे कि रो क्या है फाई क्या है, इतना तो समझ में आएगी क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अब तक पढ़ते हुए आ गए हैं, तो बोलने में बार बार इतने सारे हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। तो ये हमारा फाई इजकल टू फाई, और रो इजकल टू आर साइन थीटा, और जेड इजकल टू आर कॉस थीटा। तो ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बीच में रिलेशन जल्दी से बन गए। अब ये तो रो फाई जेड को निकालने के रिलेशन बने, अब हमें इसका उल्टा भी करना होगा। क्या करना होगा, आर थीटा और फाई, सॉरी आर थीटा और फाई, ऐसे लिखेंगे फाई, इनका रिलेशन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, हमारा रो फाई और जेड के टर्म्स में। तो वो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन कॉस प्लस होके 1 हो जाएंगे, कट जाएगा, तो आर आ गया हमारा रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये पहला निकला, आर निकला। अभी थीटा और फाई बचा है, और फाई तो फाई के इक्वल हमने बोल दिया यहाँ पे, तो वो सेम रहेगा। अब केवल थीटा हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ रो फाई जेड। तो थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फाई ये रो अपॉन जेड को कर देंगे डिवाइड, तो इससे आर से आर कट गया, ये बचा टेन थीटा रो वाई जेड, तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स रो वाई जेड। तो ये थीटा का हो गया। तो इस तरीके से हमारे कितने वो आ गए, देखो कितने, मैं शुरू से बताता हूँ। एक्स वाई जेड अगर आपको निकालना हो इक्वल, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है। इसके फॉर्मूले दो पेयर में बनेंगे, एक इन टर्म्स ऑफ रो फाई जेड और एक इन टर्म्स ऑफ आर थीटा रो। ये 6 फॉर्मूले तो यहाँ से निकले। उसके बाद फिर हमारा रो फाई जेड की बात करें, रो फाई जेड को अगर आपका निकालना हो तो फिर वही चीज़ इन टर्म्स ऑफ हमारा आर थीटा रो और इन टर्म्स ऑफ हमारा एक्स वाई जेड। तो ये 6 फॉर्मूले ये बने। फिर हमारा आर थीटा रो निकालना हो, सॉरी आर थीटा फाई निकालना हो, फिर वो दो तरीके से बनेगा। पहला तो इन टर्म्स ऑफ हमारा एक्स वाई जेड, और फिर इन टर्म्स ऑफ हमारा रो फाई जेड। तो इस तरीके से टोटल अभी तक हमने कितने फार्मूले देख लिए होंगे, पूरे ये 6 या 18 फार्मूले, 18 डिफरेंट फार्मूलेज हमने देखे। तो ये 18 के 18 फार्मूले हमें याद होने चाहिए। इसमें से कुछ सिंपल है, इसमें से कुछ सिंपल क्या है कि ये जो फाई है, और इन टर्म्स ऑफ जो ये रो थीटा फाई है, तो ये फाई का फाई के टर्म्स में सेम फार्मूला हो गया, और यहाँ पे भी फाई का फाई के टर्म्स में, फिर यहाँ पे z का z के टर्म्स में, और इस z का इस वाले z के टर्म्स में। तो कुछ चीज़ें ईजी हैं, बाकी लेकिन बहुत सारे फार्मूले हैं, तो एक जगह नोट करके ये सारे फार्मूलेज हमें याद रखने हैं। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये किसके अंदर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच जो हम देखते आ रहे हैं, उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच देखेंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच के अंदर डिफरेंशियल लेंथ की अगर बात करें डीएल, तो पहले हम अलोंग आर डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वो डी आर ए आर हो गया, और अलग अलग करेंगे। तो इन तीन को समझने से पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या होता है, जो हमने पहले डायग्राम बनाया था कुछ इसी तरीके का, स्फेयर का एक पार्ट बनाया था। ओके, ये पार्ट क्या है, ये जैसा यहाँ तक बना है, ये अगर मैं बोलना चाहूँ स्फेयर का पार्ट की आउटलाइन क्या है, बाउंड्री ये है, केवल और केवल बाउंड्री ये है, बाकी कुछ इसकी बाउंड्री नहीं है। फिर इसी को हम ऐसे नीचे ले जाएंगे और घुमा के पूरा, फिर हमारा ये स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर का ये एक पार्ट है, और उसकी केवल ये वाली लाइन बाउंड्री है, बाकी ये जो ब्लैक से बनी है ये उसकी बाउंड्री नहीं है। ये इस पार्ट का मतलब ये पार्ट कटा हुआ है, ये दिखा रहा है। तो सेम इस फिगर को समझते हैं, जिसमें कि हमारा मेन जो बाउंड्री है स्फेयर की वो है ये वाली लाइन। ओके, सो हमने एक छोटा सा पार्ट निकाला स्फेयर का, और वो कुछ इस तरीके से ये निकला, ये हमारा छोटा सा पार्ट है स्फेयर का। उसके पीछे भी ये प्रोजेक्शन है। तो इस प्रोजेक्शन में समझते हैं कि ये जो पार्ट है ये एंगल थीटा है हमारा पूरा, इसी का छोटा सा पार्ट हमने इस जो प्रोजेक्शन से निकाला, ये है डी थीटा। तो ये तो हो गया डी थीटा। अब ये इस लाइन पे, ये जो लाइन है, अगर मैं इसको ब्लू से दिखाऊं, ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये जो छोटा सा पार्ट हमारा ये निकलेगा, ये हो गया हमारा डी आर। और फाई कहाँ गया, ये हमारा एंगल फाई बन रहा था, और ये जो इसका प्रोजेक्शन है आर का वो है रो।
तो रो आर का पोजीशन रो है। तो अब जो छोटा सा एंगल ये हमारा बचेगा और ये कह सकते हैं कि इसके नीचे का ही है, तो ये हमारा हो गया डी फाई। सो ये चीज़ निकली। अब हमें जो भी चीज़ें हैं उन इन डी फाई डी थीटा के टर्म्स में बनानी होंगी। कैसे कैसे वो देखते हैं। तो जैसा मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि एक ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हम वॉल्यूम कैसे लिखते हैं। सिलेंडर का एरिया सबको पता है कि ये जो मतलब ये सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, इस सर्किल का रेडियस है इसका। अब सिलेंडर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सर्किल्स या बोले तो रिंग से मिलके बना होता है। बहुत सारे रिंग्स हैं और उनको हमने जोड़ दिया। मान लो बहुत सारे रिंग्स हैं, एक के ऊपर एक, ये एक रिंग है, इसके ऊपर एक और रिंग रखा, फिर एक और रिंग रखा, एक और रिंग रखा, ऐसे रखते 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 ये 3 डायमेंशनल फिगर बना। ये जो इसकी बाउंड्री होगी ये सिलेंडर बना देगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। तो कितनी हाइट तक हमने रिंग्स को रखा, h हाइट तक रखा, तो पाई आर स्क्वायर एक रिंग का एरिया इंटू कितनी हाइट लगी h, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। और जो हमने आर्क की बात करी, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में अगर मैंने ये रेडियस लिया है r और ये रेडियस है r और ये एक आर्क काटा है जिसका एंगल थीटा है, तो ये जो आर्क की लेंथ होगी ये होगी r d थीटा। यही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इतना ये है लाइन हमारी, तो इस लाइन को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डी आर। पर इसको डी आर में तो हम डिफाइन नहीं करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं हम आर और डी थीटा के अराउंड। उसके पहले इसको समझते हैं नीचे वाले इसको। ये जो आर्क दिख रहा है, ये जो आर्क बोले तो यहाँ का या बोले तो ये वाला आर्क, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो उसके पहले ये समझते हैं कि ये एक रो हमारा ये है, ये एक लाइन है रो लेंथ की, ऐसी एक और लाइन खींची, ऐसी एक और लाइन खींची, ऐसी एक और लाइन खींची और ऐसी एक और लाइन खींची। अब ये क्या है कि ये इतनी सारी लाइन से मिलके बना हुआ है। एक लाइन की लेंथ है रो, ऐसी कितनी सारी लाइन से, बहुत सारी लाइन से कितने एंगल के अंदर है, वो हमारे डी फाई एंगल के अंदर है ना। ये एंगल क्या है अंदर वाला, ये है डी फाई। अगर मैं इसको हटा दूं इन सबको, ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है डी फाई। जो मैंने यहाँ पे बताया था लॉजिक कि ये आर्क है, ये एंगल थीटा है। मान लो ये एंगल डी थीटा होता, ये एंगल डी थीटा है, इसकी लेंथ आर है, तो ये जितना ये जो लेंथ कटेगी ये आर्क, ये क्या हो जाएगा आर डी थीटा। ओके, मान लो ये आर की जगह रो है और ये डी फाई है, तो ये क्या हो जाएगा रो डी फाई। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ये मतलब बहुत सारी लाइन से मिलके, जैसे रिंग वाला कॉन्सेप्ट है सिलेंडर में, तो बहुत सारी लाइंस हमने मिला दी। कितनी लेंथ तक या कितने एंगल के लिए मिलाई, डी फाई एंगल के लिए। एक लाइन की लेंथ क्या है रो, तो ये जो मैंने एरो मार्क से बनाया है ये हो गया रो डी फाई। तो ये पूरा रो डी फाई निकल के आया। अब रो हम पहले पढ़ चुके हैं, रो किसके इक्वल होता है आर साइन थीटा, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम पहले देख चुके हैं उसमें। तो रो जो है वो हमारा आर साइन थीटा के इक्वल है। तो इस वजह से जो ये हमारा पूरा रो डी फाई है ये क्या बन जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। ये समझना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा लेंथ हो गई ये वाली, ये जो आर्क है, अब इसको हम बात कर रहे हैं केवल इसकी। ये जो हमारा ये अलग अलग लेंथ है इसके अंदर, ये एक लेंथ है हमारा, ये लेंथ है और एक ये लाइन है। इस तरीके से ये क्या बन गया आर साइन थीटा डी फाई, मतलब रो डी फाई। तो इसको हम आर साइन थीटा डी फाई बना दिया। अब समझते हैं इसको, यहाँ से एक लाइन निकली आर, ये कितनी है आर, इसकी वो लेंथ है। ऐसी एक लाइन और है आर, ऐसी इनके बीच में आर है, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें आर 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 आर। ये आर है, आर लेंथ की लाइनें हैं। अब ये कितने एंगल के लिए हमने बनाई हुई है ये लाइन है, तो ये यहाँ से पता चलेगा ये जो छोटा सा एंगल है डी फाई, इस एंगल के लिए सॉरी डी थीटा, इस एंगल डी थीटा के लिए हमने बनाई है। मतलब ये वही वाली बात हो गई। अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊँ कि हमने एक सर्किल लिया, उस सर्किल का एंगल है डी थीटा, उसमें एक आर्क का एंगल है डी थीटा और लेंथ है आर। तो ये जो आर्क निकलेगा, ये जो आर्क है ये क्या हो गया आर डी थीटा। तो ये जो आर्क निकलता हुआ दिख रहा है ये वाला, ये हमारा इसी वजह से क्या हो रहा है आर डी थीटा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये तो हो गया आर डी थीटा, और ये वाला जो आर्क है ये हो गया हमारा, ये हो गया ये आर साइन थीटा डी फाई। दो चीज़ यहाँ पे हमारी निकल के आई। तो ये जो आर डी थीटा है ये क्या है डिफरेंशियल लेंथ जो डी आर है, तो डी आर किसके इक्वल है, ये जो इधर है देखो, ये जो इधर है वही चीज़ इधर है सेम, है ना।
ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये दोनों सेम है। तो इससे क्या निकल के आ गया हमारा कि डी आर इजकल टू आर डी थीटा। ओके, तो अब जब हम डिफरेंशियल लेंथ लिख रहे हैं तो ये तो हमारा डी आर हो गया पहला वाला। दूसरा अलोंग थीटा डायरेक्शन की अगर में निकालेंगे अलोंग थीटा डायरेक्शन डिफरेंशियल लेंथ, तो वो लेंथ क्या हो गई आर डी थीटा। तो ये हमने यहाँ से डिफरेंशियल लेंथ निकाली अलोंग थीटा डायरेक्शन। पहली क्या है डी आर, तो वो तो सिंपल डी आर ए कैप आर लिख दिया। इसको आर डी थीटा ए कैप थीटा क्यों लिखा और आर डी थीटा ही क्यों लिखा ये भी समझाया। अब तीसरी पे आते हैं कि अलोंग फाई डायरेक्शन। तो फाई डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन मतलब ये जो मैं येलो से बनाया जिसको मैंने पिंक कर दिया है, तो इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए, इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमारी डिफरेंशियल लेंथ कितनी है, तो वो हमने निकाल के बताई आर साइन थीटा डी फाई। तो इस वजह से ये बन गई आर साइन थीटा डी फाई ए कैप फाई। तो डी फाई तो आएगा ही क्योंकि ए कैप फाई है, यहाँ पे डी थीटा आएगा क्योंकि ए कैप थीटा है। मतलब यहाँ पे कंपल्सन क्या थी, तो यहाँ पे लेंथ तो हमारी कुछ और है, पर क्योंकि हमें डी थीटा लिखना है तो उस क्योंकि ए कैप थीटा है, यहाँ तो सिंपल डी आर लिख दिया क्योंकि ए कैप आर है, यहाँ पे ए कैप फाई है तो डी फाई लिख दिया। अब इसके अलावा क्या क्या आ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आर आ रहा है वो मैंने बताया आर डी थीटा कैसे बना, और यहाँ पे आर साइन थीटा आ रहा है, इसको बोल सकते हैं रो डी फाई और ए कैप फाई भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि रो इस कोऑर्डिनेट में है ही नहीं तो इस वजह से इसको आर साइन थीटा लिखते हैं। तो ये देखो 3 स्टार 2 स्टार बनाए यहाँ पे इसी वजह से कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जो आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई ये बना है, ये समझना और याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस एलिमेंट को लेके ये समझाया। अब बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया है कि इसको नंबरिंग दे दी है। नंबरिंग कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो बाहर वाला फेज जो दिख रहा है वो हमारा 1 2 3 4 हो गया। एक फेज ये वाला दिख रहा है ये, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये 1 डैश हो गया, ये 4 डैश हो गया और फिर ये 1 और 4 हो गया। और एक फेज ये दिख रहा है नीचे का, तो ये हमारा 3 डैश है, ये 3 है, ये 4 है, 4 डैश है। तो जब हम डिफरेंशियल सरफेस लिखेंगे, देखो डिफरेंशियल सरफेस लिखा तो वही यूज़ कर रहे हैं 4 3 4 डैश 3 डैश, है ना। अभी इसी की बात करिए, देखो ये नीचे वाले जो हाईलाइट किए 4 डैश 3 डैश 4 और 3। ऐसे ही फ्रंट का सरफेस तो 1 2 3 4, तो फ्रंट के सरफेस के लिए फिर 1 2 3 और 4। और इसी तरीके से ये जो साइड वाला सरफेस है, साइड वाला सरफेस कौन सा, अब जो ये वाला सरफेस है, इसको चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाला जो सरफेस है, ये जब इधर खड़े होके देखेंगे तो ये दिखेगा सरफेस। तो ये सरफेस क्या है 1 डैश 1 4 डैश 4, तो इसको हमने यहाँ लिखा है देखो 1 डैश 1 4 डैश 4। अब ये 3 सरफेस हमने निकाले हैं और इन्हीं तीनों सरफेस का हमें फिर डिफरेंशियल एरिया लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्म में। तो ये लिखना पड़ेगा, ये यहाँ से निकाले। अब इस फिगर का कोई ऐसा खास काम बचा नहीं, बाकी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये थीटा था तो ये डी थीटा हो गया, जो इसका एलिमेंट बना उसके अंदर का जो एंगल है वो इससे केवल डी थीटा है। ये फाई है तो इसी की जो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन बनना है उसका जो एंगल बनेगा वो डी फाई हो गया, और ये जो लेंथ हो गई ये डी आर हो गई। अब इसके अंदर आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं डी एल। तो डी एल हमारा डी आर और यहाँ पे आर डी थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई। तो ये अलग अलग बने, ये याद रखने हैं। इन्हीं को हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। देखो इसमें आर डी थीटा और आर साइन फाई डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डी आर और आर साइन थीटा डी फाई यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे डी आर और आर डी थीटा यूज़ हो रहा है। तो इसको यूज़ करके अब हमने एरिया लिखा, और लिखना बहुत आसान है। कैसे, अगर हम ए आर कैप के फॉर्म में एरिया को लिख रहे हैं, ओके, मतलब ए आर कैप जो इस सरफेस से बाहर निकल रहा है ए आर कैप, तो यहाँ पे आर मतलब डी आर वाले को छोड़ के बाकी दोनों लिख दो। तो एक तो है आर डी थीटा और एक है आर साइन थीटा डी फाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और ए आर कैप बन गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, जब हम देखेंगे ए थीटा कैप के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा इसके बाहर परपेंडिकुलर निकल रहा है ए थीटा कैप। अच्छा ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये जो हमने ऊपर फिगर बनाया था, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे डिनोट करके दिखाए थे कि ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं, इन डायरेक्शंस में निकल रहे हैं। तो जो हमने ये जो सरफेसेस लिए हैं इससे, तो इनसे बाहर ही हमारे निकलेंगे। देखो यहाँ से बाहर तो हमारा निकलेगा डी आर, सॉरी ए आर कैप, ओके। और इसी तरीके से ये इस वाले सरफेस से जो बाहर निकलेगा, ये जो सरफेस है ये वाला जो सरफेस है, इससे हमारा ए थीटा कैप निकलेगा। और ऊपर वाला जो सरफेस था इससे बाहर हमारा क्या निकला है,
ये मैंने निकाल के दिखाया ए आर कैप। इसी तरीके से ये जो सरफेस है पीछे वाला सरफेस, और ये जो सरफेस है इससे इधर को तो निकलेगा माइनस ए फाई कैप, और इसी के दूसरी जो तरफ सरफेस जो दिख नहीं रहा है उसके जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा ए फाई कैप, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारा फाई बढ़ रहा है। तो ये विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीन मैंने ये सरफेसेस बनाई, इन्हीं तीनों सरफेस को उठा के हमने यहाँ पे बनाया है। अब तीसरा लिखना है। तीसरा लिखने में क्या है कि डी एस इजकल टू ए थीटा सॉरी ए फाई के फॉर्म में लिखना है, ए फाई कैप। तो ए फाई कैप इससे यहाँ निकल रहा था, मान लो ए फाई कैप है तो इसके साथ फाई वाले को छोड़ देंगे तो हाँ क्या बचा आर और थीटा। तो थीटा वाला हमारा कैसे लिखते हैं आर डी थीटा, और आर वाला तो सिर्फ डी आर है, तो ये क्या हो गया आर डी थीटा। इस तरीके से हम डिफरेंशियल सरफेस लिख सकते हैं। अब बात आई एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम इट। तो ये तो पहले भी देख चुके हैं रिवीजन के तौर पे कि एरिया वेक्टर जो ये ले रहे हैं ये एरिया वेक्टर है असल में अपने आप में, ये सब एरिया वेक्टर हैं, हमेशा नॉर्मल लिए जाते हैं सरफेस से और अवे फ्रॉम इट लिए जाते हैं। फिर डिफरेंशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो कुछ भी नहीं है, जो भी हमने ये डिफरेंशियल लेंथ निकाली थी इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, यही चीज़ बन गई, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम बन गया। अब इसी को एनालिटिकल अप्रोच से करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच से करने के लिए क्या करेंगे, डी एल को लिखेंगे डी आर ए आर डी थीटा, जो डिफरेंशियल लेंथ थी हमारी उसको हम लिखेंगे। ओके, डिफरेंशियल लेंथ को हमें लिखना, उसके लिए हमें ये आर साइन थीटा डी फाई एक एलिमेंट, एक आर डी थीटा ये, और डी आर ये याद होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इनके जो भी पैरामीटर्स के कोफिशिएंट हैं तो उनको लिख लेंगे और इनको यू वी आर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे यू वी और आर सॉरी यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में लिखा। इसका तो वन कोफिशिएंट है, मतलब H1 हो गया 1, इसका H2 जो होगा V का वो हो गया R, और H3 जो होगा वो हो गया R साइन थीटा। अब हम इसी को इस्तेमाल करके ये टेबल भरेंगे, और H1 H2 H3 हमारे क्या है स्केलिंग पैरामीटर्स, जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी हमने इनको यूज़ किया है। यू डब्ल्यू हमारे पैरामीटर्स हैं, वो स्केलिंग पैरामीटर्स या बोले तो कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने ए यू ए वी ए डब्ल्यू और इनके फॉर्म में लिखा, ये हमने टेबल भरी। तो यहाँ पे हम तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्टिशियन हो गया, ये सिलेंड्रिकल हो गया, ये स्फेरिकल हो गया। कार्टिशियन में कोफिशिएंट 1 1 1, सिलेंड्रिकल में हमें याद है बीच में रो होता था, और यहाँ पे पहला 1 फिर आर और फिर आर साइन थीटा, तो ये याद रखना है। बाकी जो भी इनका एक्स वाई जेड कैप, ठीक है, रो फाई जेड कैप और आर थीटा फाई कैप, तो ये हो गया। फिर ये यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर डी रो डी फाई डी जेड, फिर डी आर डी थीटा डी फाई, तो ये लिखे। अब इससे बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे, सपोज एक को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि डी एस हमें लिखना है सरफेस एरिया ए आर के फॉर्म में लिखना है। क्या ट्रिक थी, ए आर को लिखा, ए आर को तो लिखेंगे, और ए आर के अराउंड जो है इनको हमने फ्रीज कर दिया, तो ये 1 और इनको फ्रीज कर दिया। ओके, फ्रीज करने का मतलब है, पहले अगर मैं इसको हटाऊं तो इनको फ्रीज कर दिया। अब इनके अलावा जो है उनको लिख दो सबको, इनके अलावा ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, तो ये क्या बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी थीटा बन गया। और ए आर कैप तो साथ में रहेगा, यहाँ पे इंटू ए आर कैप ही लिखा है ये, तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क पूछा गया था, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर है, बाकी इसमें ए आर कैप तो रहेगा ही रहेगा। तो ये डिफरेंशियल सरफेस जिसका कि नॉर्मल वेक्टर ए आर कैप है। अगर इस तरीके से पूछते कि आर की लिमिट दी और थीटा की, मतलब क्या है कि आर दिया है और थीटा दिया है, तो वो पूछना चाह रहा है ए फाई जो दिए होते हैं उसके अलावा वाला पूछना चाह रहा है। तो देखो इसको करके दिखाते हैं, अगर वो ए फाई पूछना चाह रहा है तो इसको भी करना आसानी है। हमने ए फाई के टर्म्स में लिया तो इसको तो ले लिया, अब इन दोनों को फ्रीज कर दिया, इसके अराउंड जो है इनको फ्रीज कर दिया, और अब बचा क्या हमारा, अब हमारा बचा डी आर और डी थीटा और 1 और आर, तो ये हो गया आर डी थीटा और ए कैप फाई। तो इस तरीके से एनालिटिकल अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, अल्फा से हमारी स्ट्रिप है जो थीटा में है, थीटा का हमारा अल्फा से बीटा को उसकी लिमिट दी है, ये थीटा की लिमिट दी है। फॉर द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, उसकी रेडियस आर है, एच शोन फिगर भी दिया है। कैलकुलेट द एरिया व्हेन अल्फा इजकल टू 0 एंड बीटा इजकल टू पाई, मतलब थीटा की वजह वाला जो यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा वाला, उसकी लिमिट अल्फा और बीटा है, और उनकी लिमिट भी दे दी है कि वैल्यू क्या है। तो देखते हैं उसके पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल लेंथ लिख लेते हैं। तो रो डी फाई
ये हमारा क्या होता है फाई की डायरेक्शन में, रो डी फाई हमने ऊपर देखा था और उसको हम आर साइन थीटा डी फाई लिखते हैं, और थीटा की डायरेक्शन में आर डी थीटा। ये फॉर रिवीजन, ये कुछ भी नहीं है, फॉर रिवीजन, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, फिगर को देखते हैं जो गिवन है। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रिप है, स्फेरिकल जो है, मतलब इसको अगर नीचे से ऊपर तक ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा स्फेयर बन जाएगा। अब स्फेयर बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो उस स्फेयर की एक स्ट्रिप है, उसका एक पार्ट है स्फेयर का, वो हमको दिया है। उसमें हमने क्या किया, इसको ds लिख लिया, और ये कुछ ऐसी स्ट्रिप है, ये पीछे ऐसे घूमेगी, इसको ds लिख लिया। और ये स्ट्रिप का एक एंगल अल्फा है जो अंदर वाला एंगल है, और जो बाहर वाला एंगल है वो क्या है, बीटा है। तो ये इस थीटा की, ये क्या होता था यहाँ, ये कौन सा पैरामीटर है इसके बीच में, ये थीटा की बात कर रहे हैं। तो थीटा की लिमिट्स हैं अल्फा से बीटा तक। तो इसके अंदर का जो एलिमेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर डी थीटा। ये जो होगा इस तरीके का, ये जो होगा ये क्या है, एक तरीके का सरफेस ही तो दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है बाहर, जो ऊपर वाले फिगर में था। ये जो फिगर है हमारा ये वाला, तो इसके अंदर ये जो बाहर वाला सरफेस था, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, तो यही यहाँ पे दिख रहा है हमें। ये सरफेस हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं अगर येलो से हाईलाइट कर दूँ तो ये सरफेस हो गया हमारा। तो ये सरफेस की बात हो रही है, तो ऊपर ये साइड वाली चीज़ आर डी थीटा हो गई, नीचे वाला क्या हुआ इसी हिसाब से आर साइन थीटा और डी फाई हो गया। तो ये दो डायमेंशन हमारी निकल के आई इसकी। अब हमें बताना है एरिया, तो एस इज हमारा डी एस को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो एस लिखेंगे और इसमें जो भी हो रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इस चीज़ का एरिया बताने के लिए क्या है, जो इसकी दो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या है, ये एक तरीके से जो हमने डी एस निकालना सीखा था, सरफेस एरिया, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, यहाँ से जो सीखा था ये अलग अलग, तो इसी को हमने यूज़ किया है। तो इसमें हमने इन दोनों को ले लिया, आर डी थीटा को भी ले लिया और आर साइन थीटा डी फाई को, तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। अब इसमें जो इसके कंपोनेंट हैं डी थीटा वाले उनको अलग लिख लेंगे और डी फाई वालों को अलग। तो आर स्क्वायर का तो डी आर है ही नहीं, उसको बाहर लिख लिया। ओके, डी थीटा की लिमिट अल्फा से बीटा तक है और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई तक है। क्यों, क्योंकि देखो ये स्ट्रिप पूरी घूम के कवर होके फिर से आके जुड़ गई है। तो यहाँ पे फाई क्या होगा, फाई किस डायरेक्शन में मूव करता है सबको पता है, फाई हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये फाई मूव कर रहा है, फाई इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये फाई हमारा पूरा घूम रहा है, तो इसकी लिमिट पूरा 0 से 2 पाई तक हो गई। तो फाई की लिमिट 0 से 2 पाई तक कर दी हमने। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे और अल्फा बीटा की जो लिमिट्स दी थी, अल्फा हमारा क्या था ऊपर देख लेते हैं, अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा पाई है, तो 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये साइन थीटा डी थीटा को क्या किया, तो माइनस कॉस थीटा निकला, और आर स्क्वायर तो बाहर है ही, और फाई हमारा जो है ये 0 से पाई तक है, और ये हमारा ये भी 0 से, ये 0 से 2 पाई तक है, ये 0 से पाई तक का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या दे देगा 2 पाई, और ये दे देगा आर, तो ये मिलके क्या बना दिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 से पाई तक, देखो ये 0 से पाई तक लगाएंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 माइनस कॉस पाई, तो 1 माइनस माइनस मतलब 2 हो जाएगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया दे दिया। तो ये जो है पूरा स्ट्रिप, इस टोटल का एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है। और उस टोटल के एरिया को निकालने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, हमने केवल एक डिफरेंशियल एलिमेंट का यूज़ किया था जो कि इतना छोटा था, इसका एरिया निकाल के और उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं वेक्टर कैलकुलस। ओके, सो वेक्टर कैलकुलस के अंदर पहली चीज़ है हमारा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, वेक्टर का डिफरेंशियल टाइप का ऑपरेटर है, डेट इज ऑपरेटेड ऑन बोथ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, दोनों ही क्वांटिटी पे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू नो हाउ क्वांटिटीज वेरीज इन स्पेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हाउ क्वांटिटीज वेरी इन स्पेस, स्पेस पे क्वांटिटीज़ कैसे वेरी कर रही हैं। जैसे आप यहाँ खड़े हैं ओरिजिन पे और आप मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ये लेवल से किसी चीज़ की टेम्परेचर की मान लो, तो वहाँ पे क्वांटिटी या टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए हमको इस डेल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। H1, H2, H3 जो हमने ऊपर भी यूज़ किए हैं, तो वो हमारे स्केलिंग पैरामीटर्स हैं, उनको हम पहले से जानते हैं, या स्केलिंग फैक्टर्स या पैरामीटर्स। तो मैथमेटिकली देखें तो डेल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये डेल है हमारा, डेल ऑपरेटर है।
तो 1/h1। अब इसको करने के लिए हम जो मेन पैरामीटर्स हैं वो हमारे UV W को ही लेते हैं। तो डेल अपॉन डेल यू ए कैप यू को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए इसको देखने से पहले। फिर हम ए कैप वी को करते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट, और फिर हम ए कैप डब्ल्यू को करते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट। अब ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके देखना, याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेल ऑपरेटर है किस किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ग्रेडियंट निकालना है, एक चीज़ देखो, 4 चीज़ें होती हैं अलग अलग, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और हमारा लाप्लासियन। तो बेसिक 3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है, लाप्लासियन भी हमारा यूज़ हो ही जाता है, ये लाप्लासियन ऑफ। तो इसको निकालने के लिए अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट किस चीज़ पे ऑपरेट करता है, स्केलर पे ऑपरेट करता है, तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकालते हैं। तो उसमें हम डेल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मतलब डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं एक स्केलर के ऊपर, जो स्केलर मान लो v है, तो डेल डॉट वी, दिस इज डेल डॉट वी। तो ये हमारा v जो है वो स्केलर फील्ड है, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जेंस निकालते हैं, वो हमेशा वेक्टर का निकालते हैं, पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों में कि ये दोनों ही डॉट प्रोडक्ट हैं बट ये वेक्टर का है। तो ये डेल डॉट ए हमारा वेक्टर फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कर्ल की। कर्ल क्या होता है, कर्ल हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसके नाम से ये देखो, डाइवर्जेंस से डॉट और सी कर्ल से क्रॉस, तो डेल डॉट ए, और ये भी हमारा वेक्टर है, तो ए भी हमारा वेक्टर फील्ड है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक 3 आए, शुरू के 2 डॉट प्रोडक्ट हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बाद के 2 हमारे दोनों वेक्टर पे ऑपरेट हो रहे हैं, पहला वाला स्केलर पे ऑपरेट हो रहा है, लास्ट से हमारा लाप्लाशियन, वहाँ पे हम डेल स्क्वायर वी करते हैं, और स्केलर फील्ड मतलब बोले तो कि डेल डॉट वी। तो यहाँ पे क्या बोले कि हम किसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या है ग्रेडियंट, और ये जो भी दे रहा है उस पर फिर से हम डेल ऑपरेटर लगा दे रहे हैं, तो ये डेल स्क्वायर होता है लाप्लासियन, और ये भी स्केलर फील्ड पे। तो पहला और आखिरी ग्रेडियंट और लाप्लासियन स्केलर फील्ड पे ऑपरेट कराया जाता है, डाइवर्जेंस और कर्ल वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट कराया जाता है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस दोनों डॉट प्रोडक्ट होते हैं, लाप्लासियन भी डॉट ही होता है, कर्ल केवल अकेला है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें इनके अंदर की निकली। अब उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, वो क्या कहती हैं कि अगर आप डेल क्रॉस और डेल डॉट वी निकाल रहे हैं, अब डेल डॉट वी क्या हो गया, हमारा ग्रेडियंट हो गया जो हमने पढ़ा है, ओके, और डेल क्रॉस किसी भी चीज़ का वो हमारा क्या हो गया, कर्ल हो गया, ये 0 होता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, दूसरी प्रॉपर्टी है डेल डॉट है, ये क्या देगा हमें, डाइवर्जेंस देगा, और अंडर क्रॉस है तो अंडर कर्ल हो रहा है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल अगर बात करें, जैसे यहाँ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट बात कर रहे थे, तो ये हमारा 0 होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, कि क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया है कि a इज इक्वल टू 4x² ई रेज टू माइनस वाई ए कैप एक्स, ये पहला हमारा टर्म है। फिर डेल एक्स और या 8x बोलेंगे ई रेज टू माइनस वाई ए कैप वाई। अब यहाँ पे हमसे पूछा है डेल क्रॉस डेल डॉट वेक्टर ए इज क्या होगा, तो ये समझते हैं। तो मान लो कि डेल डॉट ए वेक्टर हमारा क्या है, एक स्केलर फील्ड है, ओके। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम वेक्टर चीज़ का निकाल रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस का आउटपुट हमें एक स्केलर फील्ड देता है, ये एक स्केलर फील्ड है। अब एक स्केलर फील्ड निकली, उस पर एफ मान लो, उस पर हमने क्या लगाया, डेल डॉट लगाया। तो स्केलर का जब डेल डॉट करते हैं तो वो क्या होता है ग्रेडियंट, और बाहर हम क्या कर रहे हैं कर्ल, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, कर्ल ब्रैकेट ग्रेडियंट, देखो ऊपर क्या लिखा है, कर्ल ब्रैकेट ग्रेडियंट इज 0, तो इस वजह से ये 0 दे देगा। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस किस तरीके की क्वांटिटी पे ऑपरेट कराया जाता है, किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, डॉट या क्रॉस, और किस तरीके का इससे आउटपुट निकलता है वेक्टर की स्केलर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी ज़रूरी हैं, टोटल जो मैंने इसको समराइज़ किया। इसी तरीके से मान लो कि एमएस की क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, तो ये अकेला ट्रू है, ये अकेला ट्रू है, ओनली ट्रू होगा केवल ये, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्रू है, तो हमसे नॉट ट्रू पूछा था तो इसको तो क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा जो नहीं ट्रू है उस पर टिक लगाइए। अब बाकियों को देखते हैं,
जैसे ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए हमसे दिया गया है, तो ये हमको पता है किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब ये ए डॉट ए दिया है तो इस वजह से ये तो गलत हो गया, तो इसको टिक कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इसमें से सही नहीं है, उस पर टिक लगाइए। अब आते हैं कि कर्ल ए डॉट बी। अब देखो ये दोनों चीज़ क्या है, दोनों ए डॉट बी हैं, मतलब ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा, तो ये हमें क्या देगा, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी देगा। ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा हमें स्केलर क्वांटिटी देगा फाइनल, मतलब डॉट प्रोडक्ट स्केलर चीज़ देता है। और कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों ही किस पे ऑपरेट कराए जाते हैं, वेक्टर पे, तो इस वजह से ये दोनों ही हमारे ए और बी गलत हो गए, और गलत हो गए तो हम इनको टिक कर देंगे। तो इस तरीके से एम एस क्यू बी बना। तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर के अंदर हमारा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वेक्टर होना या स्केलर होना या आउटपुट में क्या मिलना, फिर कर्ल कर रहे हैं, डाइवर्जेंस कर रहे हैं कि ग्रेडियंट कर रहे हैं कि लाप्लासियन कर रहे हैं, और कौन किस पे ऑपरेट होता है, ये सारी चीज़ें जो पूरी इसकी समरी निकलेगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। आगे चलते हैं जो कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, पहला जो हमारा ऑपरेशन है उसको पढ़ते हैं।